चलो, आई विल स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली कि ओवर द इयर्स, as in from 2015 to 2025, 2015 to 2025, around 75 to 80% questions are from static part in polity. 70 to 75% of the questions are from static part. And so there are around how many topics do we think we have to read in polity to attempt this 100, 20, 20, 25 questions? On an average, we are getting 25 question, 20 to 25 question. Uh, तो हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू नीड टू रीड? मतलब कितने टॉपिक्स पढ़ने पड़ते So हैं? approx 32 or 25, so approx. अप्रोक्स 30 to 35 बस? लक्ष्मीकांत में कितने चैप्टर हैं? 30 to 35 से कैसे होगा? बाकी लोग जो पेपर दिए हो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, मैं दिख रहा है चेहरा मेरे को, बताओ। बोलो अक्षिता, कितने टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं? Approx 80 to 90 टॉपिक दिखा रहा है। तो आप 80 to 90 टॉपिक्स, ठीक है। स्कीम्स नहीं ऐड कर रहे हो, राइट? राइट सर। स्कीम्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, नो। ठीक है। चलो, अब शुरू करता हूँ मैं बेसिकली पॉलिटी के बारे में, कि सबसे आसान सब्जेक्ट है पूरे अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, सबसे आसान सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा आई आई थिंक इसका सबसे ज्यादा वेट भी है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो अभी क्योंकि हम प्रीलिम्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, आई विल बी शेयरिंग, आई हैव ब्रॉट अ पीपीटी, मैं उसको शेयर करूंगा, फिर बात करूंगा। बट बिफोर डेल्विंग इनटू दैट कि क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सब इन सबसे पहले थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में एक ब्रीफली एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटी पढ़ते कैसे हैं और क्या करते हैं। और मतलब जैसे टॉपिक से रिलेटेड आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जैसे किसी ने बोला 30 32, किसी फिर अगला क्वेश्चन मैंने बोला तो सीधे 30 32 से 80 to 90 हो गया। तो दैट इतना ये वेरिएबिलिटी आजकल इलेक्शंस में भी नहीं, लोग इतना गैप बताते हैं, जो बताते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट, कि कितना सीट जीतेगा, तो इतना गैप ना ये भी नहीं बताते। तो आई वॉन्टेड टू नो योर अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक, आप लोग कितना कितने टाइम से प्रिपेयर करो या फिर फर्स्ट फाउंडेशन में ही प्रिपेयर करो। तो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड योर अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक, कि हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड पॉलिटी, व्हाट रिसोर्सेज डू यू फॉलो, एंड अदर देन दैट देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम पॉलिटिक। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसीईआरटी कितने पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपने किया है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक अंडरस्टैंडिंग से कि कितने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो कोई बोलना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा, चैट टाइप कर सकते हो, मे बी इफ यू कैन यूज चैट थोड़ा सा बताने के लिए कि कितने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। फिर से पूछता हूँ। So 80 to 90। बोलो, सब लोग बोलो यार, टाइप कर लो। अब प्रिपेयर कर रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। 90 प्लस। हम्म, ठीक है। 92 लक्ष्मीकांत, ब्रॉडली 30। हम्म, ठीक है। 95 एग्जैक्ट। चलो, मेरे को कुछ समझ में आया कि पॉलिटी आप लोगों को कितना आता है। आई गॉट टू नो कि पॉलिटी कितना आता है, ठीक है। चलो, टॉपिक्स के नंबर पे तो आखिरी में जब सेशन एंड करूंगा मैं इसको बता दूंगा कि कितने टॉपिक्स ब्रॉडली हमको पढ़ना है। ये एंड में इसी नंबर से ही करूंगा, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट, कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है? हाँ, तो केवल रेस करना है, कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा, और थम्स अप कर सकते हो जिसको लगता है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए पॉलिटी में। क्वेश्चंस पूछूंगा मैं बीच सेशन में, जिन्होंने जिन थम्स अप नहीं किया है। हम्म,
ठीक है, चलो विल स्टार्ट द सेशन नाउ। अभी वैसे बातें कर रहे थे, सेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज कि देखो, जो पॉलिटी है, पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में। सबसे पहले एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एज इन की कॉन्स्टिट्यूशन हम उठा के नहीं पढ़ने लेंगे जो बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग पढ़ना होता है। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले मैं चीज बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों बनाया गया है। पहले व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज पढ़नी होती है। जैसे एग्जाम्पल है कि कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज चर्निंग, चर्निंग प्रोसेस से बना हुआ है। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स में हमारा दिया हुआ है राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, दिया हुआ है ना, फंडामेंटल राइट में है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट से इंस्पायर्ड था वो। राइट, फ्रीडम मूवमेंट में जैसे लॉस क्या थे ब्रिटिशर्स के टाइम, रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट्स थे, जहां पर आपको अरेस्ट कर लेते थे, आपकी सुनवाई नहीं होती थी, आपको जेल कर दिया जाता था, आपको कोर्ट भी आने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह वाली मूवी देखी होगी सब लोगों को, बोले कि जब उसको सजा सुनाया गया, उनको सजा सुनाया गया था, तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं थे। तो इस तरह के सिचुएशन से व्हाट हैपेंड कि हमारे लोग यहां पहुंचे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पढ़ना है कि ये जो लॉज हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जिसको हम कहते हैं, जो भी है, इसका बैकग्राउंड है, उसके पीछे मॉरल फिलोसफी है। समझ गए? पॉलिटिकल फिलोसफी है। हाउ आर बी डिफरेंट। जैसे हमारे को ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि राइट टू वोट क्या है, पूछा था, या फिर पूछा अभी आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। अब राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में जब डाला गया तो उस समय फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब देखा कि उससे, उसकी वजह से इतना लिटिगेशन हुआ, इतना लिटिगेशन हुआ, इतना लिटिगेशन हुआ कि उनको दे हैड टू कम अप विथ समथिंग इन द लेटर स्टेजेस। मतलब आपको पता है कौन से अमेंडमेंट से, 44 से गया था, राइट? उसका स्टेटस चेंज कर दिया गया। अब यही आपसे पूछा कि अभी क्या स्टेटस है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स में जैसे एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रियम्बल, प्रियम्बल का स्टेटस क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। इन्फोर्सेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया, राइट, पूछा गया ना। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे मॉरल फिलोसफी क्या है, कोई भी आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें क्यों प्रेजेंट है, व्हाई इज इट देयर। ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट 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 बॉडीज बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि ये बॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल पर से कि अंदर मेंशन्ड क्या है वो भी पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर से मेंशन्ड क्या है वो भी पढ़ना है। तो दिस आर कुछ चीजें हैं कि जो कि हमको पढ़नी है। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बातें कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ा जाता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ा जा रहा है, सारे स्टूडेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्स्टिट्यूशन को इजी लैंग्वेज में वहां लिख के दिया गया है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं किया है उस बुक ने, उस बुक ने ये काम किया कि आपको इजी लैंग्वेज में से समझा दिया। जैसे जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे टर्म्स होते हैं कि प्रियम्बल के अंदर कुछ गोल्स हैं स्टेट के, गोल्स है ना, कि हम स्टेट ऐसा बनाना है, हमने कुछ आइडियाज है, हमारा ऐसे बिलीव करते हैं कि हम ऐसे आइडियाज बनाएंगे। तो ये आइडियाज बनाने के पीछे वो जो टर्म है, बहुत लोडेड टर्म्स है, जैसे सॉवरेन हो गया, या सोशलिस्ट हो गया, या सेकुलर हो गया, या जो भी है। अब जैसे डेमोक्रेटिक है, तो हमारे यहाँ किस टाइप का डेमोक्रेटिक है, किस किस टाइप का डेमोक्रेसी है, किस टाइप का सोशलिज्म, किस तरह का हम फॉलो करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, ये फाउंडिंग फादर जिस तरह से सोचे और उसके बाद इवॉल्व होके कहाँ पहुंचा, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग एक पैराग्राफ में दिया गया है। जैसे मैं सोशलिज्म का एग्जांपल बता रहा हूं कि जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया, तो सोशलिज्म उसके बाद 1955 के सेशन में, कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में, अवड़ी करके जगह में। वहां पर जब ये सेशन हुआ तो वहां पर सोशलिज्म अपना गोल बना लिया कि सोशलिज्म होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए थे, या फिर ऐसी चीजें सोशलिज्म के लिए हम करने करने लगे काम। लेकिन 1991 का जब रिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, हम सोशलिज्म को सेड करने लगे। ठीक है, अब सोशलिज्म भी किस तरह का, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिवली
ये चीज ना आपको लक्ष्मीकांत में दिया रहता है। समझ गए, ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लक्ष्मीकांत के अंदर दिया हुआ है कि सोशलिज्म किस तरह से इवॉल्व हुआ। एक ही पैराग्राफ में दिया और उतने से ही यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ रही है अभी के लिए। ठीक है, तो दैट इज वाई वी रीड लक्ष्मीकांत। लेकिन ये अंडरलाइंग फिलोसफी कहीं नहीं दिया हुआ है, ये अंडरलाइंग फिलोसफी सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जैसे सोशलिज्म आने के पीछे क्या रीजन है, कैसे आया है, क्या है। जैसे अब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, ठीक है, आई विल बी शेयरिंग पीपीटी, उसके बाद आप थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे। देखो, सबसे पहले पॉलिटी क्या, पॉलिटी पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि बिल्डिंग, हम बिल्डिंग बेसिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, ये दिस इज जस्ट ए फ्लो चार्ट। क्या लक्ष्मीकांत मैंने बताया था, ग्रेजुएट फॉर इन डेप्थ मास्टरी। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया कि एस्टिमेट्स कमिटी में कितने मेंबर हैं, या फिर एस्टिमेट कमिटी का काम क्या है, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट कौन से बॉडीज के थ्रू कर रही है, किसके थ्रू कर रही है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो ऑर्गन है, ये सारी चीजें कहाँ दिया हुआ है, आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी आपको ये चीजें नहीं बताती है, एनसीईआरटी आपको फिलोसफी, अंडरलाइन फिलोसफी बता रही है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यू से। ऑब्वियसली जब हम पीवाईक्यूज करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि हमको कितना पढ़ना है, लिमिट कहां तक जाना है। जैसे एस्टिमेट कमिटी के रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने हैं, एस्टिमेट कमिटी का मे बी मेंबर पढ़ना है, नंबर ऑफ मेंबर क्या काम करता है। जैसे किसको याद है कि 2 साल पहले क्वेश्चन एथिक्स कमिटी से पूछा गया था, 2 साल पहले प्रीलिम्स में एथिक्स कमिटी के बारे में पूछा गया था, किसी को याद है? तो वाई वाज इट आस्क्ड? एक तो करंट अफेयर से लिंक था। अब हमको एथिक्स कमिटी में जो क्वेश्चन पूछा कि कब फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ, और उसका जैसे वर्क किया है, मे बी ऐसे करके 2-3 स्टेटमेंट, तो उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया। तो पीवाईक्यू से विल अंडरस्टैंड कि मुझे अगर कोई कमिटी, जैसे मुझे एस्टिमेट कमेटी पढ़ना है या पब्लिक पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ना है, तो हाउ मच डू आई नीड टू स्टडी। समझ गए कितना पढ़ना है। आपसे ये नहीं पूछेगा एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन कौन है, ये नहीं पूछेगा आज के डेट में एस्टिमेट कमेटी को हु इज द चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस, ठीक है। व्हाट इट विल आस्क, इट विल आस्क कि व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट, की कब फॉर्म हुआ था, या पहली पहली बार, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पूछ सकती है मे बी, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम। अब फिर व्हेन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज ऑफ एनसीईआरटी, व्हाट रिसोर्स डू वी नीड टू स्टडी अपने इसके लिए। सबसे पहला है पॉलिटिकल थियरी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और तीसरा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में जो चैप्टर्स दिए हैं, वो थोड़ा थोड़ा ना, दे हैव दैट रेपिटेशन ऑफ चैप्टर्स। तो आई विल सजेस्ट कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले बुक से आप लिख लो, इफ यू हैव पेन एंड पेपर यू प्लीज राइट दैट, कि इस बुक से आपको क्या लिखना है। सबसे पहले इससे सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पावर पावर शेयरिंग है, दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हालांकि यहां पर भी है, लेकिन वहां पर आपको बहुत बेसिक से समझा देगा। यू विल फाइंड वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सिर्फ 2 चैप्टर यहां से पढ़ना है, ठीक है। यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से यू हैव टू रीड। देखो मैं यहां पर ना, आई हैव ब्रॉट दैट यहां पे। तो ये जो पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो मैं बात कर रहा था पहले, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 9th और 10th चैप्टर यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस बुक। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 9th एंड 10th चैप्टर, दिस चैप्टर, अदर देन दिस चैप्टर्स, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 आपको कहाँ मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, तो आप वहां पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब यहां जो बुक दिया हुआ है, जैसे चैप्टर 2 फ्रीडम दिया हुआ है, चैप्टर 3 इक्वालिटी दिया, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है, फिलोसफिकल पार्ट है कि कैसे आया है कोई चीज, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दिस दिस इज 128 पेजेस बुक। इसमें से आपको ये जो ये जो 120 पेजेस है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं पहले कि कैसे पूछ रहे हैं, तब आपको जाके समझ में आएगा, ये बाद में दिखाऊंगा मैं। अब देखो व्हाट यूपीएससी डज विथ यू। अब ये पहला क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज वायलेशन ऑफ। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो व्हाट यूपीएससी डज, यहां पे, यहां पर क्या दिया हुआ है,
कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर दिया हुआ है, दूसरा दिया डीपीएसपी, राइट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डीपीएसपी के अंदर है। समझ गए? अब अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको लगता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इक्वालिटी को भी वायलेट कर सकता है, कि कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे ना। बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेट, स्टेट ये काम नहीं कर रहा है ना। तो आपको ये समझना है, तो क्वेश्चन क्या बना रहे हैं वो, ऑप्शन से बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम को आप हटा दोगे, आई अंडरस्टैंड, बट ये जो राइट टू इक्वालिटी है या फिर डीपीएसपी या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है, वेलफेयर मतलब क्या, लोगों का मतलब इंक्लूसिविटी, लोगों का ध्यान रखना। तो आप अगर दूर से सोचोगे तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन वायलेशन किसका है? आर्टिकल 39C का डायरेक्ट वायलेशन नहीं है डीपीएसपी में। आर्टिकल 39C क्या बोलता है? कि स्टेट शुड टेक एक्शन टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। डीपीएसपी तो हमें पता है ना कि स्टेट का डायरेक्टिव होता है, स्टेट गिव्स, इट इज डायरेक्टिव गिवन टू द इंस्ट्रक्शन, नॉवेल फीचर्स है, मॉरल इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट है। तो ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, समझ रहे हो? तो यू नीड दैट क्लैरिटी, कि अगर मतलब फॉर अ मिनट आप अगर वहां पर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करोगे, इफ यू थिंक फॉर अ मिनट, यू विल कंफ्यूज हियर विद दिस थिंग कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को भी ये कर सकता है, ठीक है। क्या लिख रहे हो प्रत्याशा? तो उसमें मतलब मैं भी तो वही बोल रहा हूं ना। मैंने क्या गलत बोला कि 14 और 15 चला गया तभी तो डीपीएसपी है? आप 31st अमेंडमेंट को ये कर रहे हो ना, 31B C को कर रहे हो ना, 24th अमेंडमेंट बेसिकली, उसको याद कर रहे हो अभी। अब देखो दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। देखो डाउट्स पूछने के लिए ना, डाउट्स पूछने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा, आखिरी में आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो इसको ऑल्सो सर द फर्स्ट ऑप्शन ऐसे बनाया जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये तो मैं हाँ बताऊंगा ही ऑब्वियसली, कि व्हाट यूपीएससी डज ना, कि जो गलत आंसर रहेगा ना, जो आप ऑब्वियसली सोचोगे, वो पहला ऑप्शन रहेगा। आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, जैसे थ्रू आउट द सेशंस जब मैं दिखाता हूं, जैसे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे अभी, तो मैं अब दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी आपसे गलत करवाता है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब पहला ऑप्शन देखो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ। दूसरा है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में कहीं पे गलत नहीं है, और इंडिया के सारे फीचर में भी आता है, एक्सेप्ट फॉर दिस, कि गवर्नमेंट एंजॉयज रियल पावर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हम्म। ये डी जूरे डी फैक्टो दो स्टेटमेंट्स है ना, उसके बारे में बता रहा है, यहां पर बता रहा है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। लेकिन गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, कि लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, लेकिन इक्वालिटी की बात करता है, कम्युनिटी राइट्स के बारे में बात कर रहा है, कि आपको आर्बिट्री नहीं पुलिस स्टेट बनने से रोकेगा, ठीक है। इट विल प्रिवेंट स्टेट टू बिकम ए पुलिस स्टेट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गिव्स राइट ऑल्सो, बट इट प्रोटेक्ट्स द राइट। हाउ इट विल प्रोटेक्ट द राइट? आपको अगर राइट दे रहा है तो हाउ विल बी प्रोटेक्ट द राइट? अगर ऐसे कुछ लॉज या कुछ ऐसा नहीं बनेगा जिससे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जैसे अब एग्जांपल बता रहा हूं, हाउ डज इट प्रोटेक्ट हियर, कि इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं? तो वो है कि आपको राइट तो दे ही रहा है, उसके साथ ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चन, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ये लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड 5 टाइम्स इन प्रीवियस 10 years, 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए? दिस इटसेल्फ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बट स्टेटमेंट्स आर क्लोज हियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई स्टेटमेंट अपने आप में गलत नहीं है, समझ गया ना, कि जैसे फेडरलिज्म का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोल सकते हो, तो आपसे पूछ रहा ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडेस्ट सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, समझ रहे हो? अब नाउ आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है, दिस क्वेश्चन इज द बेस्ट क्लासिक क्वेश्चन। इसका आपने बहुत लोगों ने आंसर पढ़ा होगा, याद भी होगा आप लोग को, 2021 का एक क्वेश्चन है, 2021 का एक यस सर। क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को जैसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं,
यहां पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ स्टेट। स्टेट जो टर्म है हमारा दो जगह कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड भी है, मेंशन्ड भी है। एक आर्टिकल 13 है, राइट, स्टेट। और एक आर्टिकल कहां दिया हुआ है स्टेट? एक आर्टिकल कहां दिया हुआ है स्टेट, बताओ। डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में? 36 सर। ठीक है, गुड। तो दो जगह स्टेट बताया हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अब ये जितने भी स्टेटमेंट आप लोग देखोगे ना, जितने भी स्टेटमेंट देखोगे, आई टेल यू वन थिंग, कि इस स्टेटमेंट में एक भी गलती कहीं भी निकाल दो, स्टेटमेंट पर से। A community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government, पहला चीज। दूसरा है politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance। तीसरा दिया हुआ है कि number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। और तीसरा क्या हुआ? ए सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन इंडेफिनिट टेरिटरी विथ ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत लग रहा है आपको? अब ये मैं बताता हूं, ये आपका जो बुक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहां पर आपको नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस बताया है। नेशन इज ए कल्चरल एंटिटी, स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी। नेशन इज ए कल्चरल एंटिटी, स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी। अब इसमें जो चारों स्टेटमेंट में देखो कि पॉलिटिकल एंटिटी की बात कौन सा करता है, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा दूसरा कैच पता है क्या है? कि स्टेटमेंट पर से गलत कहीं नहीं है, कैच ये है बेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। अब जो आई थिंक किसने बोला बी है, इसका आंसर क्या है बताओ, ओम बताओ इसका आंसर क्या है? ए है सर। ये है ना? बी क्यों नहीं यस है? सर। बी क्यों नहीं है? आई वॉन्ट टू हियर दिस क्योंकि आर्ग्यूमेंट। सॉवरेनिटी नहीं है बी में। समझ गया? सॉवरेन। देखो दूसरा क्या है कि इसमें व्हाट इट इज डूइंग, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। कोई जरूरी है कि स्टेट करेगा ये? आपको इकोनॉमिक इसके बारे में बता रहा है, समझ गए? एवरीथिंग इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी डेफिनेशन स्टेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्टेट। यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? कैसा स्टेट बनना है हमको? चार चीज बोलते हैं ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक देखो फीचर एंड रिपब्लिक। है कि नहीं? तो हमको बेसिकली सिर्फ तीन चीज चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट चाहिए। हम स्टेट डिक्लेयर इतने में ही कर लेंगे, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जरूरत ही नहीं है स्टेट डिक्लेयर करने के लिए। तो ये डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से मिलेगा? एनसीईआरटी वाले बुक से। ये आपको कहीं नहीं बताएंगे। ये आपको बता सकते हैं स्टेट का मतलब, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि सॉवरेन स्टेट क्या होता है, सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है, ये लक्ष्मीकांत बता देगा आपको। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जिसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो गलत कर देगा यहाँ पे पेपर में। यू विल कमिट मिस्टेक, यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक हियर, बिकॉज एवरी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन, अगर आपको आंसर नहीं पता, हर ऑप्शन आप पता है कंफ्यूज होते जाओगे कि ये और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। एक में जुडिशरी डाल दिया है, समझ रहे हो कि अब आपको लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका कोई वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी भी चाहिए। एक में एग्जीक्यूटिव बता दिया, एक आपका कल्चर बचाने के लिए बता रहा है। तो एवरी ऑप्शन इज गिविंग यू सम एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। बट यहां पर पूछा बेस्ट, तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम क्या चीज चाहिए जिसमें मैं स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर लूंगा। कोई बाबा थे ना, वहां जाके एक आइलैंड खरीद के बन गया, वहां का एक नया राज्य घोषित कर दिया था। यूट्यूब पे उनके वीडियोस फेमस है। रजनीशपुरम। हाँ, रजनीशपुरम। पता नहीं ओसो। कौन आइलैंड खरीद लिया, बोले। हाँ हाँ, तो आइलैंड खरीद के बोले अब मैं यहाँ। तमिलनाडु का बाबा है, तमिलनाडु का बाबा है। हाँ हाँ, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल। तो बस हाउ डू वी, कि वो अपने आप को स्टेट क्या डिक्लेयर किया, उसने ये चीज देखा होगा।
समझे? उसने आई थिंक कुछ आरबीआई भी अपने उस टाइप का सेंट्रल बैंक भी बनाया, कुछ अपना करेंसी वरेंसी का भी नाम दे दिया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये चीज समझना है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई ब्रिंग ना, उसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018। ठीक है, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग हियर, मैं क्या बोल रहा था कि ये क्वेश्चन 2018 का है, अगला क्वेश्चन 2019 का है। अब ये लिबर्टी का क्वेश्चन है, आपके पॉलिटिकल थियरी वाले बुक से है, ये भी मैं बता देता हूं। अब ये जो है लॉ एंड लिबर्टी वाला जो रिलेशन है कि लॉ और लिबर्टी का क्या रिलेशन है, दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली कि लिबर्टी के ज्ञाता भी बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मतलब आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, मेरा ये सही था जब मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं ये पेपर दिया था, तो आई हैड डिस्कशन विथ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि पीएसआई ऑप्शनल के थे, एंड दे आल्सो कमिटेड दिस मिस्टेक। समझ सेकंड रहे में हो? हाइंडसाइट में क्योंकि आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हो आज, हाइंडसाइट में आपको पता होगा तो आप बता, लेकिन यहां जब पेपर में बैठ रहे हो और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है अचानक से, अब आपको पता है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, यू आर बाउंड टू अटेम्प्ट क्योंकि इजी है, पॉलिटी आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, और पॉलिटी भी बैंक करके भी जाते हो कि पॉलिटी मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, इफ देयर आर नो मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी। गलत स्टेटमेंट है कि सही स्टेटमेंट है कि अगर हम लॉस बढ़ा देंगे तो लिबर्टी आपका कम हो जाएगा कि नहीं? जैसे बिहार में व्हाट दे डिड, एक लॉ बना दिया कि आप कोई शराब नहीं पी सकता, तो आपका लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी कम हुआ ना, हुआ कि नहीं? इसी तरीके से कहीं कोई लॉ बना दिया, बोले कि आप क्या बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते, किसी स्टेट में कोई लॉ बना दिया इस तरह से, है कि नहीं? तो लिबर्टी आपका कम हुआ कि नहीं? इसी तरीके इफ देयर आर नो लॉज नो लिबर्टी, ये चलो सही आंसर है ये। लेकिन अब देखो, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अब यहां पर क्या है, डेमोक्रेसी को बता रहा है आपके कि लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी हम लॉ बना सकते हैं, मतलब थ्रू ऑब्वियसली इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, उसकी बात हो रही है, ये नहीं कि हम जाके लॉ बना के ये कर सकते हैं, वैसा नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और तीसरा, इफ लॉस आर चेंज टू ऑफर लिबर्टी इज इन डेंजर, बात सही है। लेकिन क्वेश्चन जैसे उसमें क्या पूछा था बेस्ट, यहां पर क्या स्टेटमेंट डाला उन्होंने, मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो दिस इज हाउ यूपीएससी डज विद द क्वेश्चन, और ऑप्शन के साथ ये करता है। समझ रहे हो आप कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आपसे बोलेगा और बोलेगा कि टेल मी हाउ इज इट करेक्ट। अब देखो ये जो है लिबर्टी, कहां पे पढ़ते हो आप? वैसे देखो कि लिबर्टी पढ़ते कहां हो, आर्टिकल 19 में पढ़ते हो और आर्टिकल 21 में पढ़ते हो, पर्सनल लिबर्टी, दो जगह पढ़ रहे हो ना, और कहीं पढ़ रहे हो? देयर आर टू प्लेसेस दैट प्रियम्बल 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 में सर, सर। प्रियम्बल में पॉलिटिकल पढ़ते हो? थ्योरी बुक। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बुक नहीं बोल रहा हूँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि अब तीन जगह पढ़ रहे हैं। अब प्रियम्बल में, आर्टिकल 19 में, 21 में, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि दे आर आस्किंग लॉस एंड लिबर्टी का रिलेशन? कहीं पर दिया हुआ एक्सप्लिसिटली, दैट ना रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, अब ऐसे बोला जाता है कि अगर किसी सोसाइटी में लॉ नहीं रहेगा, एग्जाम्पल अब ये करो कि कहीं लॉ नहीं रहेगा तो सब अपने मन से काम कर रहे होंगे ना, तो स्टेट कैसा होगा, लॉलेस स्टेट हो जाएगा। तो लिबर्टी किसका, मतलब लिबर्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हो सकता है कि आपके कोई लॉ नहीं है, आपके मन के हिसाब से आप गए किसी को बंद कर दिए, हो गया खत्म, डिटेंशन हो गया, तो लिबर्टी रहेगा फिर, इसका एग्जिस्ट करेगा? तो ये कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया था, ये आपको पता है? यू विल गो बैक, लिबर्टी वाले चैप्टर में फ्रीडम करके चैप्टर है उसमें, आपके पॉलिटिकल थियरी बुक में, वहां पर एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट दिया हुआ है, जॉन लॉक का स्टेटमेंट दिया, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। वहां से ये क्वेश्चन बना था, अगर लॉ नहीं रहेगा तो फ्रीडम नहीं रहेगा। स्टेट में, ऑर्गेनाइज स्टेट में, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी अगर किसी को पता होगा तो बेसिस है उसका थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लॉ के बिना फ्रीडम नहीं रहेगा, लिबर्टी नहीं रहेगा। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इवन फ्रॉम पीएसआई ऑप्शनल टू करेक्ट दिस क्वेश्चन देयर।
ठीक है, ये दिस रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल ब्लॉक्स दैट यू नीड टू this you will require there, and it will be only built through NCRTs that you read, these two NCRT that you read and the chapters that I have told you. ठीक है, that is why I am. अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दिस कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अगेन व्हाट, क्या पूछा? मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो डू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी व्हाट डज इट डू कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कि बाकी ऑप्शन भी सही होगा, बस बाकी ऑप्शन भी सही होगा, गलत स्टेटमेंट कहीं से नहीं होगा। समझ रहे हो? यहां पर पूछ रहा है आपसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, absence of restraints, opportunity to do whatever one likes, और opportunity to develop one's self fully, मतलब ऐसे। अब ये देखो, इस स्टेटमेंट को देखो, opportunity to do whatever one likes, और क्या बोलते हैं, ये जो पहला स्टेटमेंट है ना कि if there are no law no liberty वाला, है कि नहीं? कि आप जो मन करे वो करो, जो मैं समझा रहा था आपको, है कि नहीं? तो कैसे ऑप्शन को चेंज भी करते हैं ये पीवाईक्यूज के थ्रू, ये भी देखना है। अब देखो, जो कंफ्यूजन था लोगों को, ये ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन था, बिकॉज वन इज नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड इज डी इज पॉजिटिव लिबर्टी। दैट डिफरेंस हैज टू बी अंडरस्टूड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है। दैट डिफरेंस हैज टू बी अंडरस्टूड कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब कुछ नहीं, कि आपको कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तो क्या वो लिबर्टी होता है? नहीं। यहां पर है कि आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर सकें। यू माइट बी एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल। तो स्टेट का सपोर्ट भी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? लॉस चाहिए। जैसे में इक्वालिटी, जैसे व्हाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस कि कौन 3 राइट्स गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं? आर्टिकल 14, 19 एंड 21। 14, 19, 21। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14, 19, 21। 14, 19 एंड, तो वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है? यहां पर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा तो 14 बाहर चला जाएगा घर के। समझ रहे हो आप? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे को ये करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड डायरेक्टली, और ये दिस विल रिक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोग को चाहिए होगा, सिर्फ एनसीईआरटी से मिलता है। इसीलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम जो आपको शेड्यूल दे रहे हैं, अभी जो आप लोग को मिला भी होगा, आई डोंट नो कितना लोग को मिला है, उस शेड्यूल में 10 फरवरी तक सारे एनसीईआरटी, जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी खत्म करके प्लान ट्रैकर के थ्रू करवा रहे हैं। 10 फरवरी तक आपको एनसीईआरटी, आपका फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको फिर से यहां पर दिखा रहे हैं कि चैप्टर के साथ दिया हुआ है कि ये स्टेट वाला कहां से दिया था? पॉलिटिकल थियरी चैप्टर 1 से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, चैप्टर 1 से दिया हुआ है सारा। ये क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैसे डिस्कस नहीं किया मैंने, लेकिन हाउएवर आगे वाले सेशंस में करूंगा कि ये राइट्स के बारे में, कि राइट्स किस तरह का राइट होता है। ये कहां दिया हुआ? पॉलिटिकल थियरी चैप्टर 5 में दिया हुआ है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट इन बुक से दिया गया है। मैं चैप्टर के साथ ये दिया मेंशन्ड है आप लोगों को। ठीक है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। अब अगर देखोगे, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द सिटीजंस, claims of the state against the citizen, right, the claim of the citizen against each other, rights are privileges of the few against the many। तो ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है यूपीएससी। तो एट दैट मोमेंट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हो तो बहुत प्रेशर में रहते हो, इसमें कोई डिनायल नहीं है, बहुत प्रेशर में रहते हो। एक भी वर्ड अगर मिस करके पढ़ने में ना, तो आप गलत ऑप्शन यूर कमिट कर दोगे, इस तरह का मिस्टेक। तो दैट रिक्वायर्स रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एग्री करते हो, नहीं करते हो? कि सिर्फ उस टाइम पे आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ यू विल नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो, कि और पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, पीवाईक्यू से कर ले, थोड़ा एनसीईआरटी से और क्वेश्चन कर ले, कि वी कैन अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज, है कि नहीं? ठीक है,
तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पर लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चैप्टर कहाँ दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ राइट, क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट यहाँ दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल चैप्टर 4 दिया हुआ है, लॉ एंड लिबर्टी, वेलफेयर स्टेट सब दिया हुआ है। तो देयर आर दिस चैप्टर्स आर मैप्ड, और भी बहुत सारी चीज है, बिकॉज इनएबिलिटी है। अभी ये 2020 तक का है, 21, 22, 23, 21 में तो आई थिंक 4 क्वेश्चन था सिर्फ एनसीईआरटी से, ये 2 एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन था पॉलिटी के। आउट ऑफ 18 क्वेश्चन आई थिंक 4 करंट अफेयर से थे और 4 एनसीईआरटी से थे, बाकी अलग अलग जैसे पार्लियामेंट और वगैरह 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 से थे। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दिस, ये क्या है, किसी को पता है? क्या है, किसी को पता है? पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स सर। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सर लक्ष्मीकांत का इंडेक्स का फोटो है। चैप्टर से सर। लक्ष्मीकांत के इंडेक्स का फोटो है। एंड व्हाई डिड आई पुट हियर? सी, देयर आर 94 चैप्टर्स दैट इज मेंशन्ड हियर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 94 चैप्टर्स आप कितने बार पढ़ लोगे? डू यू थिंक कि जैसे उस दिन प्रीवियस सेशन में निवृत्ति सर ने क्या बोला था कि 10 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको लगता है 94 चैप्टर्स एंड सम अराउंड 670 पेजेस सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। पढ़ पाओगे 10 बार? तो बहुत बड़ा बर्डन होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि इतनी सारी चीजें हैं। नाउ आई विल कम विथ अनदर स्लाइड, ये मैं इसलिए जानबूझ के दिखाया था कि 71% ऑफ द क्वेश्चन 71% of the questions from past 10 years basically are from 7 chapters only. सिर्फ 7 चैप्टर से आ रहे हैं, समझ गए? बाकी 30% ये आ रहे हैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो दिस थिंग इज दिस ना कि कौन से चैप्टर से कहाँ 2024 तक का क्वेश्चन है, 20 से 24 तक सबसे अधिक आया है क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से 12 क्वेश्चन। मतलब वैसे अप्लाइड पॉलिटी है तो ये करंट अफेयर है, मैं उसको बताऊंगा कैसे याद करना है, मैं बताता हूँ अभी, विल डिस्कस हियर। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से 12 क्वेश्चन, पार्लियामेंट से 12 क्वेश्चन पिछले 4 साल में, डीपीएसपी से 6 क्वेश्चन, कोर्ट से 6 क्वेश्चन, इसमें भी बताऊंगा अलग ये वो। अब बाकी चीजों से कम कम। तो आप देखो कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंटली। इस सब सेक्शन ए का है ये जो पेपर, ये जो पेपर जो ABCD में से ए है ना, उसका एनालिसिस है ये। ठीक है, सेट ए का एनालिसिस है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन्ड है कि किस क्वेश्चन से कितना आया। एंड नाउ दिस देयर इज ट्रिक टू एवरीथिंग। तो आप बताओ मेरे को कि आप, अगर आपको इनपुट आउटपुट के टर्म्स में एफर्ट लगाना है तो आप उन चैप्टर्स पे एफर्ट लगाओगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, या उस चैप्टर्स पे एफर्ट लगाओगे जिससे क्वेश्चन बिल्कुल कम आ रहा है? सर जिस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। ऑब्वियसली इट्स वेरी। तो आप लोग, अगर आपको बोला जा रहा है लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने के लिए, तो कितने लोग अभी तक आई थिंक एक बार तो ट्राई कर ही लिए होंगे पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने को? हाँ सर थोड़ा कोशिश तो किए थे लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ था। ऑब्वियसली नहीं होगा अगर इतना आधा आधा पढ़ चुके हैं सर। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि हमको जो इनपुट आउटपुट इन टर्म्स व्हाट हाउ डू वी स्टडी, वी हैव टू फोकस आवर ये, क्योंकि जैसे कंप्यूटर में RAM होता है ना, रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो हमारे दिमाग में भी ना लिमिटेड होता है मेमोरी, तो उसका यूटिलाइजेशन बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए करना चाहिए, बेटर यूटिलिटी होना चाहिए कि हम जो चीजें याद कर रहे हैं। एंड दिस दिस चार्ट इज टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट ऑल्सो कि क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, थीम्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। समझ गए? थीम्स रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, यही बात बताना चाह रहा हूं कि इतने परसेंट, अगर 5 साल में 15 क्वेश्चन आपको, ये 12 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आ रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, दैट चैप्टर हैज टू बी स्टडीड, है कि नहीं? अब इसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ना जिसपे हमको फोकस करना है। मैं अगले आगे वाले सेशन में इसी पे बात करूंगा कि किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चंस में। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि मुझे कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा बार रिविजन करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब देखो, जब ये हम अब ये क्वेश्चन
ऑब्वियसली जैसे अमेंडमेंट का क्वेश्चन आया था, राइट? यूपीएससी को हटाना भी पड़ गया उसको, आई थिंक कैंसिल किया था। अब क्वेश्चन क्या है? अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के क्वेश्चन लगातार कुछ टाइम से आ रहा है। अब जैसे ये बॉडीज का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अब जब हम डिस्कस करेंगे आगे ना, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी आस्क्स, जैसे मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हो कुछ बॉडी का क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर भी आई थिंक आया था कि कौन से बॉडीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर इज अ ट्रिक टू दिस थिंग, आई विल गिव यू एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड लॉज हैं सारी चीजों का, मतलब बॉडीज का, स्टेट का ये रेगुलेट करता है, फंक्शन से रेगुलेट करता है, स्टेट और पावर के बीच में डिवाइड करता है। तो जो चीज मेंशन्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी की बॉडीज भी मेंशन्ड होगी। जैसे इलेक्शन मेंशन्ड है, इसलिए इलेक्शन कमीशन भी मेंशन्ड है। फाइनेंस स्टेट और सेंटर का जो मेंशन्ड है वही मेंशन्ड होगा। समझ गए? स्टेट का और सेंटर का रिलेशन, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल भी प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आया था ना इस बार कि कौन से इंटर स्टेट काउंसिल दिया था। ह्यूमन राइट्स नहीं है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है बॉडी। समझ गए? तो देर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर थिंग कि कैसे याद करोगे जब कुछ चीजें जैसे मान लो भूल ही गए, है कि नहीं? तो देर इज अ ट्रिक कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो। जैसे अब क्वेश्चन ऑब्वियसली स्कीम्स पे भी आता है, ये सारी चीजों पे भी आता है। तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये करंट अफेयर अप्लाइड पॉलिटी है। करंट अफेयर और अप्लाइड पॉलिटी का मतलब ये होता है कि अब जैसे इसको इस अगले स्लाइड में मैं बताता हूं कि कैसे पढ़ना है हमको, ठीक है? करंट अफेयर वाले फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन क्या आया? रिट से आया, प्रोहिबिशन से आया, ड्यू प्रोसेस से आया। जैसे ड्यू प्रोसेस वाले क्वेश्चन का ही, ड्यू प्रोसेस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? दो स्टेटमेंट जैसे दिए हुए थे, फेयर एप्लीकेशन दिया हुआ था और नेचुरल जस्टिस दिया हुआ था। इसके लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन है, नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन है, ये सब कहां से पढ़ोगे? ये अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ोगे? इवॉल्व हुआ है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हम कहां पहुंचे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या था कि जब तक ये चल रहा था 1973 तक, केशवानंद भारती वाले केस जब तक चल रहा था, ये सारी चीजें, तो उस समय तक ऐसे था कि जो फाउंडिंग फादर्स थे या जिसको कहते फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा थे, तो उनसे पूछ लेती थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। लेकिन 73 तक ऑलमोस्ट ये हो गया, जजेस भी चेंज हो गए, तो फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली अपने आप को, जिसको क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म करने लग गए। समझ गए? एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। उसका मतलब करने लगे, है कि नहीं? ये जो केसेस होते हैं, ये जो जजमेंट्स होते हैं, ये जो केस लॉज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुट्टस्वामी है, वन ऑफ द मॉडर्न, इसमें रिकॉग्निशन है कि हमारे एक नए राइट को रिकॉग्नाइज किया। ये कितनी बार यूपीएससी ने पूछा? पिछले 5 साल में आई थिंक 4 बार तो पूछा ही है, राइट टू प्राइवेसी। ऑल्दो इजी क्वेश्चन। तो आपको यही समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? कि कितना पढ़ना है। आप ऐसे नहीं है कि अब जैसे आई बेट मैंने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ोगे, पीटी 365 करंट अफेयर के लिए सबने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? तो आप बताओ मुझे कि क्या लगता है आपको कि पूरा रटना पड़ता है और कर लोगे आप? जैसे ये 670 पेजेस नहीं रट सकते हो, वैसे आप उतनी सारी चीजें याद नहीं रखोगे। और यही तभी होता कि वहां ऑप्शन क्लोज ऑप्शन देके भूल जाते हो आप। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊं, ये क्वेश्चन 2025 का है, 2025 का क्वेश्चन है ना। आया था, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ये पहला स्टेटमेंट। द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और ये दिया हुआ है। तीसरा दिया है चेयरपर्सन। अब मैंने शायद पिछले सेशन में, आई डोंट नो, बट पिछले सेशन में या फिर पिछले सेशन में ही बोल रहा था कि करंट अफेयर सबसे ज्यादा नवंबर टू मार्च के करंट अफेयर सबसे ज्यादा 6 महीने के पूछते हैं, सबसे ज्यादा पूछते हैं। बाकी हमको पढ़ना है वैसे नहीं है, बट इस 6 महीने का सबसे ज्यादा पूछते हैं। ये टेस्टिमनी के लिए मैंने जनवरी का, आप लोग भी जाके देख लेना, जनवरी का विजन का ही, ऑब्वियसली विजन का करंट अफेयर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब ये लोकपाल जो वहां पेज था, 2 पेज में दिया हुआ था,
बट ये सिर्फ एक पैराग्राफ से, ये इतने से ही क्वेश्चन आया है। तो आप पढ़ोगे पूरा, लेकिन आपको ये जब तक पता नहीं रहेगा कि इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुझे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में था, ऑब्वियसली न्यूज में था, लोकपाल को नया ऑफिस मिला था, ये सब सारी चीजें मिली थी, न्यूज में था ये चीज। लेकिन याद क्या करना था, ये पूछा आपसे क्या क्वेश्चन, अगर देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन का है, इसका अपॉइंटमेंट का है, ये भी अपॉइंटमेंट का है, और ये भी जुरिस्डिक्शन का। दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट इस पे जुरिस्डिक्शन के है, दो क्वेश्चन इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि कौन बन सकता है, कौन इसका ये हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी पे, राइट। अब देखो कि सिर्फ पहला वाला ये दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं कि ये पहला पैराग्राफ है आपका एलिजिबिलिटी का, और दूसरा नीचे वाला दिया हुआ है आपका क्या बोलते हैं जुरिस्डिक्शन का, दिया हुआ है ना। अब देखो दूसरा चीज, अगर मान लो कोई भूल जाता है, तो ये जाके आप देखना, अब जाके मैं आज बोल रहा हूं आप लोग को कि जो भी इस तरह का स्टेटमेंट है, बट नॉट या एंड नॉट लगा के जो भी यूपीएससी पूछती है ना, अगला अगला लाइन गलत होता है। जाके देख लेना, अभी से 10 साल के क्वेश्चन देख लेना। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। मान लो ये नहीं पता है, भूल गया, वहां पे बट नॉट एंड नॉट लगा के जो भी अगला स्टेटमेंट देता है यूपीएससी जनरली गलत ही पूछ लेता है, 99% ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग, क्योंकि एडिशन किया हुआ है। आपको साफ लग रहा होगा कि एडिशन करके नया स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि अरे मेरे को पेन लोकपाल पढ़ा ही नहीं है, भूल गया हूं मैं। तो कितना पढ़ना है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। कि 2 पेज दिया हुआ है, 2 पेज पूरा रट के नहीं जाना है। यही इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोकपाल, करंट अफेयर में होगा, कोई भी जो करंट अफेयर में टॉपिक होगा उसका स्टैटिक पोर्शन में क्या है, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ना है, इतना पढ़ना है। जो रिडक्शन, ये एलिजिबिलिटी, कौन बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 चीजें इधर उधर से, ठीक है, उतने से आपका हो जाएगा। अगर आप 2 पेज पढ़ के जाओगे तो आपको रिटेन करने का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा, अगर इतना ही पढ़ के याद करके रट के जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। एम आई डू यू फाइंड माई स्टेटमेंट्स करेक्ट, और वैसे लग रहा है कि एकदम डिस्टॉर्टिव स्टेटमेंट्स दे रहा हूं मैं, आप लोग के माइंड के साथ कुछ कर रहा हूं, समझ गए। तो दिस इज हाउ वी स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ना है। एंड आज का सेशन पॉलिटी का सिर्फ इसलिए था, अभी जैसे मैंने एक चीज बताया कि क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन सॉल्व करने का भी, अब सारी चीजें रिटेन नहीं कर सकते ना, तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज विल कम फर्स्ट ऑब्वियसली, बट नॉलेज के बाद लॉजिक आता है, लॉजिक के बाद आप गेस वर्क अगर करना पड़ेगा तो क्या करोगे, कैसे लगाओगे, तो यूपीएससी के स्टेटमेंट्स को हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज करो, आपको समझ में आ गया कि कहां पर लगाना है, गेस वर्क भी कहां लगाना है। अब जैसे दो स्टेटमेंट जहां फंसते हैं तो हम कैसे चूज करेंगे। अब ये मेरे को पता नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि बाकी हो सकता है, तो अब हम फंस जाएंगे कहां पे, 1 और 4 में भी हमको सही लगने लग जाएगा कि 1 अगर मेरे को पता नहीं है सही है, कंफ्यूज हो गए वहां पे, ठीक है। आंसर इसका क्या है, बताओ। 2 और 3 है कि 3 है सिर्फ, बताओ। अरे पहला ही मैंने बोला, क्या देखना है क्या, कौन बनेगा चेयरपर्सन, सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन। जुडिशियल मेंबर में ये बनेंगे, सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो अगला क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया हुआ है, वेदर इनकम्बेंट और रिटायर हैज टू बी चेयरपर्सन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट गलत है, सही है, एमिनेंट पर्सन भी तो हाँ, है कि नहीं, यहाँ दिया हुआ ना कि और एन एमिनेंट पर्सन दिया हुआ है ना। तो जब हम चीजें पढ़ते हैं तो मैंने जैसे बोला ना कि जहां ये लगा लगा के स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कि एक स्टेटमेंट के साथ अलग जोड़ दिया, तो तीसरा में, अब इसमें 3-4 फैक्ट्स थे। पहले फैक्ट क्या है, शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा, ऑब्वियसली एमएलए एमपी को तो नहीं बनाएंगे,
धरती पे सबसे करप्ट आदमी कौन होते हैं? और जो क्रिमिनलाइजेशन, जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो आप इसी से मान लो कि पता चला कि लोकपाल खुद के केसेस कैसे करेगा सर अगर। खुद के केस में खुद को बरी कर लेगा। तो बस आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ना कि एमएलए एमपी तो नहीं बनेगा। अब बट यहां पर दिया ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। अब अलग से लगा के, ओनली लगा के आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करवा रहा था। समझ गए? एमएलए एमपी तो आप लोग गेस कर सकते हो। इतना मैं जानता हूं कि भाई ये तो जानोगे, एमएलए एमपी तो लोकपाल नहीं बनेगा, है कि नहीं? until unless former chief minister of Delhi. How do we study पॉलिटी? ये एक ब्रीफ आइडिया था, ठीक है। इन गोइंग फर्दर इन आगे वाले सेशंस में इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और 10 फरवरी तक वी आर प्लानिंग कि सारे इंपॉर्टेंट, जैसे हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, क्या इकोनॉमिक्स हो गया, उस सबके एनसीईआरटी पहले तो इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके बाद गोइंग फर्दर व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि उन पे क्वेश्चन, जैसे हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 सेशंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो 10 फरवरी तक ये कर लेंगे। इसके अलावा सीसैट और करंट अफेयर का सेशन इसमें पार्ट है, ठीक है। तो 10 फरवरी तक आप एनसीईआरटी अपना कंप्लीट कर लोगे मोस्टली, आई बिलीव। अब इसके बाद अगला है ये डाउट पूछना है आप लोग को, और स्टेटमेंट भी पढ़ लेना। हिंदी वालों को समझा देता हूँ कि अगर डाउट नहीं है तो मतलब आप लोग अटेंशन नहीं, अटेंशन ध्यान से नहीं सुन रहे थे। पूछिए भाई, डाउट डाउट। कैन यू प्लीज रिपीट? क्या रिपीट करवा रहे हो? So, हेलो so सर। guess what? बता दीजिए। सर 9th 10th का जो मतलब बुक बोला था आपने, उनमें से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? लाइक 9 का मुझे पता चला, 1 to 9 10th, बाकी 10th का कौन से है? कौन है पहले नाम बताओ। सर अविनाश। अविनाश, अविनाश। देखो, जो ये बुक है ना, 10 का मैंने सिर्फ पहला 2 चैप्टर बोला था, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म बोला था। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म बोला था, बाकी कंटेंट रिपीटेड मिलेगा इसमें। देखो कुछ चैप्टर्स ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जनवरी का महीना है, दिस बुक इज एसेंशियली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर के ओके। लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना ये बुक, कि अभी जनवरी का महीना है, थोड़ा बहुत मेंस का भी करने की जरूरत है, ठीक है। समझ गए? तो इस बुक से आपको एथिक्स का इतना कंटेंट मिलता है ना, कि आप पूरे आंसर पेपर में लिख सकते हो, पूरे केस स्टडीज में लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। एसए के लिए इतना कंटेंट है इसमें कि देर इज नो लिमिटेशन, ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, ये किसी ने पूछा था, देखो एक बुक और थोड़ा सा पढ़ना है, दैट इज इंडिया पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। उसके भी 1-2 चैप्टर है, वो मैं नाम बता दूंगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर उसके भी पढ़ने हैं। तो अभी जो इस टाइम टेबल के हिसाब से 6 से 9 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद हम परसों 30 से 40 क्वेश्चन का एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम 30 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 सेशन और हो गए इस पर, पॉलिटी पे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे, और कैसे हमको करना है उस पे करने वाले हैं, ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए। सर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिटेल में पढ़ना है, या फिर उसको बस हम लोग जानने के लिए पढ़ सकते हैं कि कौन से बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है कौन से नहीं? देखो, देखो क्या होता है ना कि जैसे चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, जैसे लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखो, अपार्ट फ्रॉम जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड बॉडीज यस होते सर। हैं, जैसे कैग हो गया, या फिर आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब के फंक्शंस पढ़ने हैं, इनका यस सर। एलिजिबिलिटी पढ़ना है। जैसे लोकपाल वाले क्वेश्चन था ना, एलिजिबिलिटी पढ़ना है कि कौन बन सकता है। तो इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड लोकपाल पे, तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है? यस एंड सर, उसमें कुछ कंसिडरिंग, कुछ तो इम्पोर्टेंट है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन।
हाँ, जैसे लोकपाल। क्या गया है, तो वैसे बोल रहा हूँ, जैसे कंसिडरिंग दिस ईयर कि इलेक्शन कमीशन पे इतने क्वेश्चंस उठे हैं कि यस सर। रिगार्डिंग दैट कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इतने क्वेश्चन पूछे, तो इलेक्शन कमीशन का एलिजिबिलिटी कौन बन सकता है, अपॉइंटमेंट पे इतना इशू पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दे कैन, इफ दे आर गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हम आपको ऑब्वियसली आगे बताएंगे, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको एलिजिबिलिटी पढ़ना है, जुरिस्डिक्शन पढ़ना है कि कहां तक कर सकते हैं और फंक्शन करना है, ठीक है। यस सर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेनली क्वासी जुडिशियल होते हैं, सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन करते हैं, ये चीज होती है। खाली ये पढ़ना है कि ये थोड़ा बहुत कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स कितने, नंबर ऑफ मेंबर्स पे हो सकता है मे बी ऐसा क्वेश्चन। बाकी आई डोंट थिंक सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जुरिस्डिक्शन लेकिन सबका पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी सबका पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज सबका यस सर। याद कर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाउ टू डू एमसीक्यू चैप्टर वाइज, शुड वी डू और नॉट? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करोगे? अभी ये देखो, बोला तो बहुत ऑप्शंस बहुत क्लोज आते हैं यूपीएससी के। दैट विल इंप्रूव योर एबिलिटी, एप्टीट्यूड आपका बढ़ाता है। जैसे आपको समझने की, जैसे ये जो मैं अभी चीजें बता रहा था आपको, तो मेरे एक दिन में नहीं आया होगा ना। आई वुड हैव स्टडीड उसको थ्रू एंड थ्रू, पढ़ा होगा, तब मैं को फिगर आउट किया होगा कि अच्छा इस तरह के स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो दैट एप्टीट्यूड कैसे बिल्ड होगा? अगर आप नेट में जाते हो, बाउंसर खेलोगे ही नहीं, तो वहां जाके बाउंसर मैच में मार पाओगे बाउंसर पे शॉट? तो नेट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है बिफोर गोइंग देयर। फॉर जब आप जैसे फाइनल डी डे पे जब जाते हो, तो उस दिन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ विनाश, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था, हम्म। इंडियन मतलब जो जुडिशरी है वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? क्या सर जो रूल फॉलो जुडिशरी करता है है? मतलब डिसीजन देते प्रोसीजर वक्त। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है, ये पूछ रहे हो? देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी। कब का पीछे छोड़ दिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक बार एक लाइन में डिफरेंस बता देता हूँ। कि पहले जब लॉ बनता था, तो सिर्फ ये देखते थे कि लॉ लॉ ने कुछ गलत किया, कि लॉ से का वायलेशन हुआ, ये देखते थे। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखते हैं कि लॉ इन इटसेल्फ का उसका इंटेंट क्या है। समझ गया? लॉ इन इटसेल्फ, जैसे में कोई लॉ अगर आपके राइट्स को या लिबर्टी को छीनता है ना, तो लॉ सुप्रीम कोर्ट ड्यू ड्यू प्रोसेस लगा के ये कर लेगा कि आप गलत कर रहे हो। जैसे कोई लॉ आपको कल को एक कोई जैसे लॉ बना कि लेट से लॉकडाउन लगा दिया, सुबह निकल ही नहीं सकते, ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया। कोविड नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में। तो अगर लॉकडाउन लगा दिए, तो आपके किस राइट को वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 19 में कौन सा राइट है? राइट ऑफ मूवमेंट सर। राइट ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम, सॉरी, राइट टू। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सॉरी। ठीक है, तो उस लॉ को अगर कोई वायलेट करता है, तो वो लॉकडाउन वाला जो है ना, कोई भी जाएगा, हम और आप जाके जाके वहां अपील कर सकते हैं। बोले कि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन चेक करते थे। अभी ये लॉ का इंटेंट भी चेक करते हैं। तो ये ड्यू प्रोसेस है। तो हम इससे बहुत आगे बढ़ गए। अभी कितने सारे लॉज आते हैं कि जो हर दिन चैलेंज हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है ना। लाइक सर, जो सबसे फेमस था फार्मर लॉ। फार्मर लॉ तो चलो वो वैसे था कि वो हमारे मतलब पता नहीं कितने राइट्स को वायलेट कर रहा था। यस। बट अगेन दैट ब्रिंग्स अ ब्रॉडर क्वेश्चन, कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर क्वेश्चन उठ रहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट कितना अलाउड है अगर किसी और दूसरे के राइट को वायलेट कर रहा है। तो उसमें भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे चैलेंज हो रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, कमेटी बना के इसको फॉर्म करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे के राइट को वायलेट कर रहा था। सर एक सवाल था, जैसे कि जब एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम्म। उस टाइम पे मैंने सुना था कि जो वो एरिया था उसको उसका पूरा मूवमेंट जाम कर दिया था। तो हम्म इससे तो सर
एक तरफ तो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, हम लोग राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते बट राइट टू प्रोटेस्ट तो है। तो हम्म। सर एक तरफ है कि वो राइट टू प्रोटेस्ट करे बट दूसरे लोगों का जो आना जाना वहां बंद हो रहा था, तो ये तो सर दोनों तरफ से ना हार्म हो रहा था। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में ना डेजिग्नेटेड जगह है प्रोटेस्ट यस करने का, जंतर मंतर पे आप कर सकते हैं, यस सर। सब जगह नहीं कर सकते। तो प्रोटेस्ट करने का जगह दिया है आपको, प्रोटेस्ट करना वहां जा सकते हो। दूसरा जो मूवमेंट, ऑब्वियसली दिस राइट टू प्रोटेस्ट होता है बट राइट टू स्ट्राइक नहीं होता। प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। यस सर। पीसफुल प्रोटेस्ट में यू विल नॉट वायलेट पब्लिक प्रॉपर्टी, यू विल नॉट वायलेट समबडीज राइट, समझ गए? यस सर। आर्सन नहीं कर सकते हो, पिकेटिंग नहीं कर सकते हो, समझ गए? यस सर। जैसे अंग्रेज के जमाने पे गांधी जी करते थे, जिन्ना इसीलिए पार्टी छोड़ के चले गए थे कांग्रेस, यस सर। बोले कि पिकेटिंग वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट दैट टाइम, उनके लिए, जिन्ना के लिए। बोले कि किसी को बिल्डिंग में कैसे नहीं घुसने दोगे, ठीक है? तो मेनी लिबरल लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट कांग्रेस पार्टी बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज महात्मा गांधी वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर देम। इसीलिए उनको बहुत सारे थिंकर्स एनार्किस्ट बोलते हैं। सर एनार्किस्ट मतलब पता नहीं है मेरे को। गूगल करो। ओके। अराजकतावादी। ओ सर अच्छा। अराजकतावादी बोलते हैं सर हाँ, हिंदी में। बहुत सारे थिंकर्स बोलते हैं, ठीक है? यस सर। सीसैट का क्या प्लान है, मतलब कैसे करना है? सीसैट का प्लान, सीसैट के लिए आप लोग का सेशन है इसमें, ठीक है? कि ओवर द तो टाइम अभी के लिए बस एनसीईआरटी करने हैं, अभी के लिए 2-3 दिन। एनसीईआरटी सीसैट का कौन सा सीसैट से नो एनसीईआरटी? नो नो सर, सीसैट का एनसीईआरटी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए एनसीईआरटी करने है, राइट? नहीं नहीं, अभी इसमें सेशंस हैं, सीसैट के भी सेशंस हैं, मतलब एवरी वीक 2 days वी विल हैविंग सेशन ऑन सीसैट आल्सो। इसमें जैसे आपके जो इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उस पर सेशन करवा लेंगे और फिर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद वी हैव सम क्वेश्चंस, जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स में अगर देखोगे कॉम्प्रहेंशन में एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। या राइट सर। तो ये क्वेश्चन जिससे बहुत ज्यादा गलतियां हो तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा के प्रैक्टिस करवाने का प्लान है।